11 साल बाद भी जेठानी के दीवाने होने का राज। चलो तो बहन, अब तुम्हारी भी छोटी बहू आ गई है। अब दोनों बहू अच्छे से घर को संभाल लेंगी और तुम सिर्फ आराम करना। वैसे केतन बेटा, तुम मुंह दिखाई पर क्या दे रहा है अपनी दुल्हन को? कुछ नहीं आंटी जी। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, मुंह दिखाई का तोहफा लेना तो हर दुल्हन का हक होता। हमसे क्या छुपा रहा है? चल दिखा। हाँ हाँ भाई, हमसे क्या छुपाना। अरे हमारे सामने तू बचपन में फटे कच्चे में घूमता था। चल दिखा क्या दे रहा तू अपनी बीवी को। सभी के कहने पर केतन अपनी शेरवानी की जेब से एक अंगूठी का बॉक्स निकालता है और जब वो उसे खोलता है तो सभी लोग उस अंगूठी को देखकर, अरे वाह, ये अंगूठी तो बहुत प्यारी है। चलो सही है, पति को इतना ही प्यार करना चाहिए अपनी पत्नी से। लेकिन आजकल ये प्यार तो सिर्फ शुरुआत में ही रहता है। 1-2 साल बाद देखना सारा प्यार खत्म हो जाता है। और लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बड़े भैया भाभी के बीच में काफी प्यार है। इनकी शादी को पूरे 11 साल हो गए, लेकिन अभी तक इनका प्यार बरकरार है। महिमा इतना बोलती है कि तभी प्रेरणा का पति आशीष एक ट्रे में पानी, जूस और खाने के लिए कुछ सामान लेकर आता है। प्रेरणा, तुमने काफी देर से कुछ नहीं खाया है, तुम कुछ खा लो और आराम भी कर लो थोड़ा। अब ये तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बना पड़ा है। अरे आंटी जी, अगर अपनी पत्नी का ख्याल रखना जोरू का गुलाम कहलाना है तो हाँ, मैं हूँ जोरू का गुलाम। आशीष की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह अब कुछ समय गुजरता है। बेटा केतन, तुम और बहू कश्मीर के लिए कब निकल रहे हो? पापा, कल शाम की फ्लाइट है हमारी। मैंने तो भैया से भी कहा था कि हम लोग के साथ साथ ये लोग भी घूमने चलें, लेकिन भैया हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। अरे बच्चों की एग्जाम है और थोड़ा बहुत काम भी देखना है, हम अगली बार चलेंगे। प्रेरणा रोटी लाकर सबको देती है और अपने पति से कहती है, सुनिए ना, मेरा भी कश्मीर जाने का बड़ा मन कर रहा है। हम भी चलते हैं ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारा मन है तो फिर चलते हैं। देख रही हो मम्मी, जब मैंने बोला तब तो भैया को इतना काम था और अब भाभी के बोलते ही भैया कैसे मान गए। इन दोनों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि इनकी शादी को 11 साल हो गए। कितना प्यार है इन दोनों में। भगवान करे इनकी तरह ही तुम दोनों की भी जोड़ी बने। इसी तरह दिन गुजरता है और अगले दिन अब दोनों देवरानी जेठानी अपने हस्बैंड के साथ कश्मीर के लिए निकल जाती हैं। वहां जाकर भी आशीष प्रेरणा पर भर भर के प्यार लुटा रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर में प्रेरणा को अपने हाथों से चीज खिलाना, शॉपिंग करवाना और साथ ही उसकी ढेर सारी फोटो क्लिक करना, जिसे देखकर रुचिका मुंह बनाकर केतन से, कौन कहेगा कि हमारी लव मैरिज हुई? तुम्हारे भैया भाभी की अरेंज मैरिज है, लेकिन इनमें कितना ज्यादा प्यार है। अरे यार, तुम क्यों दूसरों को देखकर अपना प्यार कंपेयर कर रही हो? शादी से पहले मैं ये सब करता नहीं था क्या? केतन की बात सुनकर रुचिका का मुंह बन जाता है और अब इसी तरह समय गुजरता है और वो लोग घूमकर वापस आ जाते हैं। अरे इस बार तो माल कुछ ज्यादा ही आ गया है और बिका भी नहीं है। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि बचे माल का क्या करें। अगर वापस भी भेजेंगे तो आधे पैसे ही मिलेंगे। पापा हमारे साथ खेलो ना। हाँ पापा, आपने कहा था कि आज आप हमारे साथ खेलोगे। बच्चों, अभी हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हारे साथ शाम को खेलूंगा। अब दोनों बच्चे बाहर जाकर खेलने लगते हैं कि तभी आशीष के पास प्रेरणा आती है। हाँ आप यहाँ, और मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने कहा था कि आज आप मुझे शॉपिंग कराने ले चलोगे। मैं तो भूल गया था, सॉरी। मैं अभी जल्दी से तैयार होकर आता हूँ। अरे आशीष बेटा, बहू के साथ शॉपिंग करवाने फिर कभी चले जाना, अभी काम काफी तो जरूरी है। जानता हूँ पापा, लेकिन प्रेरणा कब से शॉपिंग के लिए कह रही थी। अब मैं अपनी पत्नी को उदास थोड़े ना करूंगा। प्रेरणा के एक बार कहने पर आशीष उठ जाता है और अपनी बीवी को शॉपिंग कराने ले जाता है, जिसे देखकर रुचिका, अभी तो जेठ जी को इतना जरूरी काम था कि उन्होंने बच्चों के साथ खेलने के लिए भी मना कर दिया, और अब जेठानी जी के सिर्फ एक बार कहने पर ये शॉपिंग के लिए उन्हें ले गए। इसी तरह अब कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब रुचिका और केतन की शादी को पूरा 1 महीना हो जाता है। चाची चाची, हैप्पी 1 मंथ एनिवर्सरी। बुआ ने बताया हमें। ये देखिए, हमने आपके और चाचा के लिए कार्ड भी बनाया है। ये तो काफी सुंदर है, थैंक यू। चाची चाचा जी आपको गिफ्ट देंगे ना? पता है हमारे मम्मी पापा हमारी मम्मी को हर मंथ गिफ्ट देते हैं। ये तो है, भले ही आशीष का काम किसी महीने मंदा ही क्यों ना चले, लेकिन प्रेरणा को हर महीने वो कुछ न कुछ तोहफा लाकर जरूर देता है। रोहन माही की गिफ्ट वाली बात सुनकर रुचिका के दिल में एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट की चाह होने लगती है और जब केतन रात में बिना गिफ्ट लिए खाली हाथ आता है तो, तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। अपने बड़े भैया से ही कुछ सीख लो। हर मंथ भाभी को वो कुछ गिफ्ट देते ही हैं। एक तो मैं वैसे ही थका हुआ हूँ और ऊपर से अब तुम्हारी ये बात है। क्या गिफ्ट देने से ही प्यार दिखता है किसी का? केतन की बात सुनकर रुचिका का दोबारा मुंह बन जाता है और अब अगले दिन रुचिका अपनी सहेली शालू से मिलती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने पतियों की भर कर बुराई करती है। यार तेरी शादी को तो 1 महीना हुआ है, मेरी शादी को तो साल भर होने को आ गया, और अब तो वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। पूरा दिन काम काम काम।
लगता है मेरा भी तेरे जैसा ही हाल होने वाला है। हमसे अच्छे तो मेरे जेठ जेठानी है, शादी को 11 साल हो गए, लेकिन लगता ही नहीं है अभी तक मेरे जेठ जी जेठानी के दीवाने हैं। मैंने तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट में देखा था, बड़े रोमांटिक फोटो डालते हैं वो लोग। मुझे तो लगता है कि मेरी जेठानी जी ने जेठ जी पर काला जादू ही कर दिया है, वरना कौन किसी का इतना दीवाना होता है। रुचिका की बात सुनकर शालू हंसने लगती है। इसी तरह कुछ रात में तकरीबन 12 बज रहे होते हैं और रुचिका पेट पर हाथ रखकर हॉल में इधर उधर घूम रही होती है। 2 दिन से इतनी खतरनाक लूज मोशन लगे हुए हैं, बाप रे बाप, लगता है दोबारा आने वाली है। लूज मोशन से परेशान होकर रुचिका हॉल में चक्कर काट रही होती है। तभी उसे अपनी जेठानी के कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगती है। जेठानी जी के कमरे में ये कैसी आवाज आ रही है? कमरे के पास जाकर रुचिका हल्का सा दरवाजा खोलती है तो देखती है कि आशीष नींद में बिस्तर पर पड़े पड़े बेचैन हो रहा है और बार बार इधर उधर अपने हाथ पैर मार रहा है। अरे ये जेठ जी को क्या हुआ है और भाभी कहाँ है? रुचिका इससे पहले कुछ करती कि तभी कमरे में प्रेरणा आ जाती है। अरे रुचिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो मैं जेठ जी की आवाज सुनकर यहाँ आई। ये नहीं क्या हो रहा है? और आप इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? अरे मैं तो वॉशरूम गई थी, वो इन्हें थोड़ी ज्यादा गर्मी लगती है ना, इसीलिए रात में बेचैन हो जाते हैं। ऊपर से शाम को उनकी तबीयत भी खराब थी तो उन्होंने थोड़ी हाई पावर वाली दवाई खा ली थी। प्रेरणा अब जल्दी से अपने कमरे का एसी चालू करती है और जैसे आशीष के सिर पर हाथ फेरती है तो वो नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर रुचिका मन ही मन। मैं तो वॉशरूम के बाहर से ही चक्कर काट रही थी तो भाभी ने छूट क्यों कहा? रुचिका के मन में सवाल तो काफी थे लेकिन वो कुछ नहीं पूछती। अगली शाम रुचिका जब छत से कपड़े निकाल रही होती है कि तभी तेज हवा के कारण रुचिका की साड़ी उड़कर घर के पीछे वाले हिस्से में आकर गिर जाती है। ये लो, इस साड़ी को भी अभी गिरना था, दोबारा धोनी पड़ेगी मुझे। रुचिका अब जल्दी से घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है और जैसे ही वहां से अपनी साड़ी उठाने लगती है तो देखती है कि आसपास मिट्टी पर ढेर सारा लाल सिंदूर, लौंग, नींबू जैसे काले जादू की चीजें पड़ी हैं। वो रुचिका काफी डर जाती है और जल्दी से वहां अपने सास ससुर और जेठानी को बुलाती है। अरे ये तो काले जादू की चीजें हैं। ये जरूर संतोषी का काम होगा, बंगालन जो है, अभी जाकर बताती हूँ उसे। अरे माँ जी रहने दीजिए, ऐसे काला जादू करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। मैं घर के आसपास गंगा जल का छिड़कावा कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अब सभी लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। रुचिका केतन के साथ अपनी सहेली की शादी से रात के 1 बजे करीब घर लौटती है। यार मैं तो काफी थक गया हूँ, मैं तो चला सोने के लिए और सुबह मुझे 10 बजे से पहले उठा मत देना। मैं भी बस कपड़े बदल लूं, फिर सोने ही आ रही हूँ। रुचिका कपड़े बदलकर थोड़ी देर अपने कमरे की बालकनी पर आ जाती है और देखती है कि उसके पड़ोस वाले घर के बंद के कमरे की खिड़की के अंदर हल्की हल्की रोशनी दिख रही है। अरे ये घर तो काफी समय से बंद है ना, तो ये रोशनी कैसी आ रही है? रुचिका शादी से आने की वजह से काफी थकी होती है, इसलिए वो ज्यादा न सोचते हुए जाकर सो जाती है। एक दिन जब रुचिका थोड़ी देर के लिए अपने घर के सामने वाले पार्क में आती है तो अरे कल फिर से उस बंद वाले घर से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, मानो जैसे अंदर बैठकर कोई मंत्र पढ़ रहा हो। और मैंने तो कई बार वहां से रोशनी भी आती देखी है। वो घर तो सालों से बंद है, सुना है उस घर के मालिक कहीं बाहर रहते हैं, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं आता। कोई चोर आएगा भी तो चोरी करके चला जाएगा ना, और खाली घर में वो क्या ही चोरी करेगा। ये तो उसी घर की बात कर रहे हैं जिसकी मैंने कल लाइट आती देखी थी। अक्सर लोगों को उस बंद घर से अजीबोगरीब आवाज, रोशनी जैसी चीजें दिखती हैं। इसी तरह एक दिन आज तो कुछ ज्यादा ही शॉपिंग कर ली हमने, मैं तो काफी थक गई हूँ। मुझे लगा ही नहीं था कि हम आते आते इतना टाइम हो जाएगा। वैसे बहु प्यास के मारे गला सूख रहा है, अगर 1 गिलास नींबू पानी मिल जाता तो सही रहता। आप लोग बैठिए, मैं जल्दी से नींबू पानी बना कर लाती हूँ। रुचिका जैसे रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई में खड़ी प्रेरणा दूध के गिलास में कुछ मिलाती है, और जैसे वो रुचिका को देखती है वो एकदम से घबरा जाती है। मेरे ख्याल से आपने कुछ दूध में मिलाया ना? मैं दूध में क्या मिलाऊंगी, तुम भी ना। प्रेरणा दूध का गिलास लिए जल्दी से अपने कमरे में आ जाती है और जैसे ही आशीष वो दूध पीता है तो एकदम से उसका सिर घूमने लगता है और वो बिस्तर पर पड़ते ही सो जाता है। अब तो बस आधी रात होने का इंतजार है। आधी रात होते ही प्रेरणा अब अपने अलमारी के अंदर से एक थैला निकालती है, जिसे लेकर वो घर के पीछे के दरवाजे से उसी पड़ोस वाले घर में जाती है जो सालों से बंद था। वहां जाती प्रेरणा उस थैले के अंदर से अपनी काली साड़ी, काली चूड़ियां, काली बिंदी और साथ ही काले रंग का सिंदूर निकालती है और वो सब कुछ पहनकर तैयार हो जाती है। तो वहीं उस घर के एक कमरे में पूरा काली विद्या से जुड़ा हुआ सामान था। मुर्दे की मुंडी, नींबू, गुड़िया और एक हवन कुंड भी होता है, जिसे जलाकर प्रेरणा बैठ जाती है और अब मंत्र फूंकने लगती है। ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा। प्रेरणा जैसे जैसे उस हवन कुंड में राख डालकर मंत्र पढ़ रही थी तो वहीं उधर आशीष फिर से बेचैन होने लगता है। अपने पति को अपना दीवाना रखने के लिए हर रोज मुझे ये क्रिया करनी पड़ती है। अगर ये क्रिया मैं नहीं करती तो मेरे पहले पति की तरह मेरा दूसरा पति भी मुझे छोड़कर चला जाता। आशुतोष, हमारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए और आप मुझे तलाक दे रहे हैं।
क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड मोना को नहीं भूल पाया हूँ। ये शादी मैंने जबरदस्ती में की थी। मैं सिर्फ मोना से प्यार करता हूँ, समझी तुम? लेकिन आशुतोष, फिर मेरा क्या होगा? प्लीज मुझे तलाक मत दीजिए। अगर ये सारी विद्या मुझे पहले आती तो मैं आशुतोष को कभी भी जाने नहीं देती। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज आशुतोष से अच्छा पति है मेरे पास, जो मेरे एक इशारे पर सर्कस के जोकर की तरह नाचता है। प्रेरणा की आशीष से ये शादी 12 साल पहले प्रेरणा के घर वाले उसकी शादी एक करवा देते हैं। लेकिन शादी के 6 महीने के अंदर ही आशुतोष अपनी एक गर्लफ्रेंड के चलते प्रेरणा को तलाक दे देता है। और जब प्रेरणा की शादी आशीष से होती है तो अपने वही पुराने डर की वजह से प्रेरणा अब आशीष पर काला जादू करती है। आज शादी के 11 साल के बाद भी आशीष प्रेरणा का दीवाना था। अपनी सारी काली विद्या पूरी करके प्रेरणा अब दोबारा अपने पुराने कपड़ों में आ जाती है और उसी पीछे के रास्ते से वापस घर में आ जाती है। और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अरे आपका तो रोज का नाटक हो गया, जाइए, मुझे नहीं करनी आपसे बात। प्रेरणा, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे बिना बात करे बगैर नहीं रह सकता। मुझे माफ कर दो। आशीष हाथ जोड़कर प्रेरणा से माफी मांगने लगता है कि तभी संगीता रुचिका के साथ उनके कमरे में आती है और ये सब देखकर, ये सब क्या हो रहा है? और तू बहू के सामने हाथ क्यों जोड़ रहा है? माना तुम दोनों पति पत्नी की लड़ाई है, लेकिन इस तरह हाथ जोड़ना ये थोड़ी ना सही लगता है। आप जाइए, ये मेरा और प्रेरणा का मामला है। गलती मेरी है और प्रेरणा मुझे सही चीज के लिए ही बोल रही है। संगीता की बात सुनकर प्रेरणा को काफी गुस्सा आता है और अब वो साइड टेबल पर रखा पॉट उठाकर नीचे तोड़ देती है, जिसे देखकर आशीष, तुम ठीक तो हो ना? लगा तो नहीं ना? तुम यहां ऊपर बैठ जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। ये भगवान, ये जेठ जी को क्या हो गया? इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है? मैंने सिर्फ सुना था कि लोग प्यार में अंधे होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। प्रेरणा के काले जादू की वजह से ही आशीष उसके पीछे इतना दीवाना था। ये सारी चीज धीरे धीरे रुचिका के मन में शक पैदा कर रही थी। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और लो, इस ट्रॉली बैग के लॉक भी अभी खराब होने थे। एक काम करो, तुम जाकर भाभी के कमरे से ट्रॉली बैग ले आओ, उनकी अलमारी में रखा है, वरना मैं ट्रेन के लिए लेट हो जाऊंगा। रुचिका कमरे में आती है और देखती है कि कोई नहीं है। ये देखकर रुचिका अब खुद ही टेबल पर चढ़कर अलमारी के ऊपर रखा ट्रॉली बैग उतारने लगती है कि तभी उसे उस ट्रॉली बैग के पीछे काले रंग का थैला दिखता है, जिसे जब रुचिका खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैले के अंदर आशीष की फोटो, सिंदूर, नींबू, लाल मिर्च, सुई और गुड़िया जैसी चीजें थी। ये भगवान, ये तो वैसी ही चीज है जो उस दिन मुझे घर के पीछे दिखी थी। इसका मतलब? रुचिका इससे पहले कुछ कहती है कि तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और अब जल्दी से रुचिका वापस थैला उसी जगह पर रख देती है। और जैसी प्रेरणा कमरे में आती है तो, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और टेबल पर क्यों चढ़ी हो? जेठानी जी, केतन बाहर जा रहे थे ना, तो उन्हें आपका ट्रॉली बैग चाहिए था। आप थी नहीं तो मैं ही निकालने लग गई। रुचिका जल्दी से ट्रॉली बैग लेती है और बाहर आ जाती है और अब इस चीज के बारे में पूरा दिन सोचने लगती है, जिसे देखकर महिमा, भाभी सुबह से देख रही हूँ, पता नहीं किस ख्याल में खोई हुई हो आप। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तुम्हें कुछ बताऊं? मुझे पता है तुम यकीन नहीं। रुचिका डरते डरते महिमा को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर महिमा भी दंग रह जाती है। भाभी सच कहूँ तो मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है। मेरे साथ भी ऐसी चीज हो चुकी है। 4 महीने पहले की बात है। इतने छोटे छोटे बाल किसके जमा कर रखे हैं आपने? शायद भैया के हैं। आप इन्हें फेंक क्यों नहीं देती? नहीं, मैं इन्हें संभाल कर कहीं दूर फेंक आऊंगी, तो ये डब्बा वापस रख दो। और मैंने भाभी को भैया के कुछ पुराने कपड़े बाहर ले जाते हुए देखे थे। माना पति पत्नी में प्यार होता है, लेकिन इतना भी नहीं जितना भैया करते हैं। भाभी, मुझे तो आपकी बातों पर पूरा पूरा यकीन है। अब ये सब सच है या झूठ, इसका पता तो हमें लगाना ही होगा। रुचिका और महिमा प्रेरणा पर नजर रखने लगते हैं। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाना। रात के तकरीबन 1 बजे घर के पीछे दरवाजे से निकलकर पड़ोस होती है, जिससे बालकनी पर खड़ी रुचिका देख लेती है। ये इतनी रात में जेठानी जी कहाँ जा रही है? वो भी घर के पिछले दरवाजे से। इनका पीछा करना होगा। रुचिका जल्दी से नीचे आती है और जब घर के पीछे दरवाजे से बाहर निकलती है तो देखती है कि दूर दूर तो उसकी जेठानी नहीं है। अरे मेरी जेठानी है? ये मिस्टर इंडिया जो पलक झपकते ही गायब हो गई। आखिर ये गई कहाँ? रुचिका आसपास अपनी जेठानी को काफी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी प्रेरणा नहीं मिलती और अब हार कर रुचिका वापस घर के अंदर आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा अपने पड़ोस वाले घर में बैठकर फिर से अपनी काली विद्या को अंजाम दे रही होती है। प्रेरणा सिलबट्टे पर हड्डी पीसती है। चमगादड़, सांप और गिरगिट की हड्डी मिलाकर मैंने ये पाउडर तैयार कर लिया। पहले वाले से ज्यादा ताकतवर है ये। अपने काली जादू का इस्तेमाल करते हुए प्रेरणा अलग अलग जानवरों की हड्डियों का पाउडर बनाकर अपने पति के खाने और दूध में मिलाकर उसे देती थी। इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं और आज प्रेरणा फिर से अपने पति के कुछ कपड़े और उसके रोजमर्रा का इस्तेमाल होने वाला सामान लेकर घर से निकल जाती है, जिसे देखकर महिमा और रुचिका, भाभी यही मौका इनका पीछा करने का और ये पता लगाने का कि ये कहाँ जाती हैं। थोड़ा संभल के, कहीं उनकी नजर हम पर ना पड़ जाए। रुचिका और महिमा दोनों अपना मुंह ढककर धीरे धीरे प्रेरणा का पीछा करते हैं और देखते ही हैं कि प्रेरणा सुनसान जगह पर एक तांत्रिक बाबा से मिलती है। प्रेरणा,
अब तो तुम काली विद्या में माहिर हो चुकी हो, कब तक इन छोटी छोटी चीजों के लिए मदद लेती रहोगी? अपने काले जादू का इस्तेमाल करके तुमने अपने पति को तो अपने वश में कर रखा है, अपने परिवार वालों को भी कर लो। मुझे तो सिर्फ अपने पति से मतलब है, वो मेरी उंगली पर नाचते हैं, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। प्रेरणा की बातें सुनकर महिमा और रुचिका को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद अब प्रेरणा उस सामान को लिए तांत्रिक बाबा के साथ वहां से जाने लगती है। तो वहीं महिमा अपने फोन में उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। भाभी का राज अब नहीं छुप सकेगा। महिमा की रिकॉर्ड की हुई वीडियो रुचिका घर जाकर सबको दिखाने ही वाली थी कि इससे पहले रुचिका की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। चेकअप करने पर घर में सबको पता चलता है कि रुचिका प्रेग्नेंट है। मुबारक हो बहू, तुझे तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है आज। कांग्रेचुलेशंस रुचिका, अब तुम्हें भी पता चलेगा कि क्यों मैं इन दोनों को इतना डांट लगाती रहती हूँ। अब तो घर में नया बाबू आने वाला है, मैं तो उसी के साथ खेलूंगा। सभी लोग रुचिका की प्रेगनेंसी की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो वहीं अकेले में रुचिका और महिमा। भाभी, ऐसी हालत में अगर आप घर वालों के सामने प्रेरणा भाभी की सच्चाई लाई तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो आप पर भी तो काला जादू कर सकते हैं और इस वक्त तो आपकी हालत भी ठीक नहीं है। वही तो महिमा, पहले तो सिर्फ मुझे जेठ जी की फिक्र थी, लेकिन अब अपने होने वाले बच्चों की भी है। हमें कोई ना कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। महिमा और रुचिका काफी दिनों तक इस समस्या का इलाज ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें एक सिद्धि बाबा का पता चलता है, जिसे मिलकर वो अपनी सारी परेशानी उन्हें बताते हैं। बाबा, आप ही हमारी परेशानी का कोई इलाज बताइए, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही आप आकर हमारे घर से उन्हें दूर कर दीजिए ना। बेटा, बनावटी और असलियत की दुनिया में काफी फर्क होता है। मैं तो पैरों से अपाहिज हूँ, चाह कर भी आकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं सुरक्षा के लिए तुम्हें एक धागा जरूर दूंगा। उस धागे को तुम अपने जेठ के दाएं बाजू पर बांध देना, इससे उस पर उन काली विद्याओं का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। सिद्ध बाबा के दिए हुए धागे को लेकर रुचिका और महिमा घर आ जाती हैं और जब घर पर प्रेरणा नहीं होती तो रुचिका सीधा आशीष के पास जाती है। मैं मंदिर गई थी, वहां पर बाबा ने मुझे धागा दिया है। इसे पहनने के बाद आपके कामों में जितनी भी रुकावट आ रही है ना, वो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं इन चीजों को नहीं मानता। अरे भैया, पहन लीजिए ना, वैसे भी आप मुझे अपनी छोटी बहन मानते, अपनी छोटी बहन की इतनी बात नहीं मानेंगे। अब रुचिका आशीष के दाएं बाजू पर धागा बांध देती है और रात में जब प्रेरणा आशीष के पास आती है और जैसे ही उसके दाएं हाथ को छूती है तो उसे जोरदार करंट लगता है और वो एकदम से पीछे हो जाती है, जिसे देखकर आशीष, अरे प्रेरणा, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से झटका कैसे लगा? बस ऐसे ही। वैसे आशीष जी, आपने अपने दाएं बाजू पर कुछ पहना है क्या? हाँ, वो रुचिका मंदिर गई थी ना, तो वहीं से मेरे अच्छे काम की मन्नत के लिए धागे ने बांध दिया। रात में सबके सो जाने के बाद प्रेरणा वापस उस पड़ोसी वाले घर में आती है और जब वो अपनी काली विद्याओं को अंजाम देने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो धागा कोई मन्नत का नहीं बल्कि रक्षक का है। इसका मतलब रुचिका को मेरी असलियत पता चल चुकी है। तुम्हें क्या लगा कि वो एक मामूली धागा मुझे मेरे पति को वश में करने से रोक लेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगले दिन प्रेरणा गुस्से में जैसी रुचिका के पास जाती है तो देखती है कि रुचिका के गले में भी वही धागा है जो आशीष के बाजूबंद पर था। इसके गले में भी वही धागा है, इसका मतलब मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा हुआ बाबा ने मुझे एक्स्ट्रा धागा दे दिया था, जिसे मैंने अपने गले में बांध लिया। अब ये मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। उस धागे की वजह से प्रेरणा अब आशीष पर अपना काला जादू नहीं कर पा रही थी, जिससे अब आशीष जरा भी उसके वश में नहीं होता। प्रेरणा, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती क्या? हाँ, मैंने मना किया था ना कि कहीं घूमने नहीं जाएंगे हम। अरे मैं काम देखूं या तुम्हारा घूमना देखूं? जिस भैया ने आज तक उन पर चिल्लाया नहीं था, आज वही भैया उस काले जादू के बिना भाभी से किस तरह बात कर रही हैं। अब ऐसे कुछ दिन गुजरने लगते हैं। ये सब प्रेरणा से अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो एक बार फिर उस तांत्रिक बाबा से मिलती है और उसे सारी बात बताती है। देखो प्रेरणा, मैं तुम्हें जो विद्या बता रहा हूँ वो करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये विद्या करते समय जब तुम मंत्रों का उच्चारण करोगी तो एक क्षण के लिए तुम्हें भी नहीं रुकना है। अगर तुमने मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया तो तुम्हारा पति दोबारा तुम्हारे वश में होने की बजाय पूरी तरह से तुमसे दूर हो सकता है, यानी उसकी मौत भी हो सकती है। मैं अपनी काली शक्तियों को अंजाम रात के 1 बजे ही देती हूँ। उस वक्त तो मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। इस विद्या को करने के लिए कोई भी सकारात्मक शक्ति मेरे पति को मेरे से दूर नहीं कर सकती। इसी तरह अब कुछ दिन गुजरते हैं और अब आज अमावस की रात प्रेरणा उसी पड़ोसी के घर पर पूरे काले लिबास में अपनी काली विद्या शुरू करती है। पृथ्वी, अंबर, 7 समंदर, सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुका दे सितारे, मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। मंत्र पढ़ते हुए प्रेरणा काला जादू कर रही होती है कि तभी कुछ ऐसा होता है जिस बारे में प्रेरणा ने कभी सोचा भी नहीं होता। अचानक उस घर के मालिक निखिल और यामिनी वहां आ जाते हैं और जब वो प्रेरणा को अपने घर में इस तरह काला जादू करते हुए देखते हैं तो, तुम तो प्रेरणा हो ना? ये तुम क्या कर रही हो, वो भी हमारे घर में? ये सब तो काला जादू है ना? तुम हमारे घर में काला जादू करती हो? रुको, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। उन्हें देखकर प्रेरणा एकदम से चुप हो जाती है और उसके मंत्रों का उच्चारण रुक जाता है, जिससे उल्टा असर अब आशीष पर होता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। सभी घर वाले आधी रात आशीष के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में आते हैं और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वहीं प्रेरणा भी अस्पताल आती है और अब सभी घर वालों के सामने आखिरकार प्रेरणा की सच्चाई सामने आ ही जाती है। अभी तक रिपोर्ट से पता नहीं चल पाया है कि उन्हें क्या हुआ है,
हम फिर भी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सब कुछ काली डायन की वजह से हुआ है। अरे मेरा बेटा तुझे इतना प्यार करता था तो। माँ सब कह रहे पापा को आपने चोट पहुंचाई है, आप चुप क्यों? अम्मा जवाब दो ना। अरे इसके पास कोई जवाब होगा तभी तो ये कुछ बोलेगी। हमारे पड़ोस के घर में जाकर काला जादू करती थी, हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। सभी घर वाले प्रेरणा से काफी ज्यादा गुस्सा थे। तो वहीं जिस पति को हमेशा अपने साथ रखने के लिए प्रेरणा ये सब कर रही थी, आज उसी पति की ऐसी हालत देखकर प्रेरणा को काफी दुख होता है और अब वो इतने सालों में पहली बार सच्चे दिल से अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। मैं जानती हूँ आप मेरी प्रार्थना कभी नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन जिस इंसान को आप पर इतना भरोसा था आप उसकी रक्षा तो करेंगे ना। हे भगवान मेरे पति की जान बचा लीजिए। काफी देर के डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद आखिरकार आशीष रिकवर होने लगता है और अब सभी आशीष से मिलने वार्ड में आते हैं, जहां अपनी पत्नी को देखकर आशीष, अरे तुम कैसी हो प्रेरणा? और ये रो रो कर तुमने क्या हाल बना लिया है? तुम जानती हो ना मुझे नहीं पसंद कि तुम रो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे तू जानता भी है इसने इतने सालों से तुझ पर काला जादू करके रखा हुआ था ताकि तू उसके वश में रहे। मैं जानता हूँ कि प्रेरणा ने मुझ पर काला जादू कर रखा था। उस दिन जब प्रेरणा मेरे दूध में कुछ मिला रही थी तो मैंने देख लिया था। उस रात मैंने वो दूध पीने का सिर्फ नाटक किया था और सारा दूध फेंक दिया था। और जब प्रेरणा को लगा कि मैं सो गया तो मैंने प्रेरणा का पीछा किया और सब अपनी आंखों से देख लिया कि प्रेरणा मुझे खुद सच्चाई बताई। प्रेरणा आखिरकार तुम्हें क्यों ऐसा किया? मैं तुमसे इतना प्यार तो करता हूँ। आप तो जानते कि मेरी पहली शादी सिर्फ 6 महीने के अंदर ही टूट गई। उस आदमी ने किसी और लड़की के लिए मुझे तलाक दे दिया। आपसे शादी करने के बाद शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आपको वो अपनी सहेली पूजा याद है? आप उससे कितना घुलते मिलते थे। इसी इनसिक्योरिटी की वजह से मैं डरने लगी और मैंने यह कदम चुना। प्रेरणा वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त थी और अब तो मुझे सालों हो गए हैं उससे बात करे। सिर्फ 11 साल ही तो क्या, अगर 11 जन्म भी होगा ना तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ। मेरा प्यार पाने के लिए तुम्हें काले जादू की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आशीष के समझाने पर अब सारे घर वाले भी प्रेरणा को माफ कर देते हैं। तो वहीं अब यामिनी और निखिल भी प्रेरणा पर कोई केस नहीं करते और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जिस तरह से ये गजरे खुशबू से महक रहे हैं ना, उसी तरह से हमारा प्यार भी हमेशा महकता रहेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। आशीष खुद प्रेरणा के बालों में गजरे लगाता है और अब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर घूमने के लिए चल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम्हें ऐसी डिजाइन की सोने की चेन चाहिए थी ना? लेकिन आपने तो कहा था कि जब मेरा जन्मदिन होगा तब आप मुझे ये गिफ्ट करेंगे। हाँ लेकिन मैंने उससे पहले ही दे दी। कहीं तुमने भी भाभी की तरह मुझ पर काला जादू कर दिया तो? अच्छा जी, लेकिन वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है। रुचिका की बात सुनकर केतन हंसने लगता है। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती हैं और बिना किसी काले जादू के ही उनके पति उनसे दीवानों की तरह प्यार करते हैं।